Find the position vector of R which divide the line segment joining the point P and Q. Whose position vector are this and this externally in the ratio 1:2. देखो ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये कोई पॉइंट है Q। इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट P हमें दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर है 2a + b, Q का पोजीशन वेक्टर है a - 3b, और कोई एक्सटर्नली कोई पॉइंट है R जो कि इन्हें किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये वाला पार्ट कितना है 1 और ये वाला पार्ट कितना है 2, ऐसे है ये, ठीक है, 1 और 2 ऐसे डिवाइड कर रहा है P और Q को। तो हम जानते हैं कि जो R का पोजीशन वेक्टर है उसको निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला क्या होता है बोलो। तो आंसर है 1 × क्या आएगा, 1 और 2 का रेशियो है ना, तो 1 × में क्या आएगा Q, ठीक है, -2 × में क्या आएगा P, और अपॉन में क्या 1 - 2, यही तो बनेगा 1 - 2। तो 1 × क्या बनेगा, Q कितना है a - 3b, अच्छा, -2 × P 2a + b, और अपॉन में क्या चल रहा है -1। इसको सॉल्व करो, a - 3b माइनस का 4a माइनस 2b अपॉन -1। सॉल्व करो, कितना बनेगा -3a, और ये कितना बन जाएगा -5b अपॉन -1। तो ये +3a बन जाएगा और +5b, ये आ जाएगा R, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक काम, R का पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब वो ये कह रहा है कि P जो है वो मिड पॉइंट है RQ का, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो R हमारे पास कितना आया 3a + 5b, तो QR का अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो क्या बनेगा, तो आंसर है QR का मिड पॉइंट ऑफ QR किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम अपॉन में 2 के, ऐसे ही तो होगा, a - 3b + 3a + 5b, 3a + 5b, यही तो आएगा, है ना, ये 3a + 5b अपॉन में क्या 2, मिड पॉइंट निकाल रहे हो ना, है ना, तो क्या बनेगा बोलो, 3a + a कितना 4a अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा 2a, और 5b - 3b कितना आएगा 2b, और 2b को 2 से डिवाइड किया होगा तो क्या आया होगा 1b। तो 2a + b ये हमारे पास किसके मिड पॉइंट है P के। तो यानी कि जो मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R है वो हमारा बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा P के, ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R है ना, वो किसके इक्वल आ गया P के, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो क्या बोला उसने क्वेश्चन में, उसने कहा P और Q ये दो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, इनको एक्सटर्नली कोई पॉइंट R डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 1:2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की 2 साइड दे रखी हैं हमें, ये मान लो कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक साइड है 2i कैप - 4j कैप + 5k कैप, और एक साइड है हमारे पास i कैप - 2j कैप और -3k कैप, ऐसे है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल एक वेक्टर बनाना है, इनका ये क्या रहा होगा डायगोनल, ठीक है। अब जो डायगोनल है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, आपको पता है, या वो हम कहें वो किसका काम करता है रिजल्टेंट का, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली इन दोनों वेक्टर के किसके इक्वल होगा सम के। तो मान लो ये वेक्टर A है और ये मान लो वेक्टर कौन सा है B, तो R हमारा किसके इक्वल होगा बोलो A + B के। तो अगर इन दोनों को प्लस कराओगे तो कितना आएगा बोलो 3i कैप -6j कैप + 2k कैप, ये आ जाएगा।
हमारा डायगोनल का वेक्टर निकल गया। अब हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो कि इस डायगोनल के पैरेलल हो। इस बात का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन में हो, इसकी डायरेक्शन में हो, इसके पैरेलल का मतलब इसकी डायरेक्शन में हो, यही बोला है ना इसने। और मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रखा है, तो बोला है यूनिट फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, तो इसी की डायरेक्शन में निकाल देंगे। ओके निकालिए। तो इसका हमें क्या चाहिए होगा, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए बोलो। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना बनेगा बोलो, माइनस का 6j प्लस 2k, ये बनेगा 9, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 40 में 9 ऐड कर दो 49, 49 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा 7। ठीक है, वो इसके नीचे लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। तो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो ये रहा होगा। क्लियर? ओके। और उस ये बात ध्यान रखना कि उसने बोला क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब समझ लो डायरेक्शन तो यही हो गई हमारे पास। अगर मैं तुम्हें अलग तरह से बनाकर दिखाऊं, जैसे मान लो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, मान लो हमने उसका नाम दिया सपोज करो सी वेक्टर। ठीक है, तो जो सी वेक्टर है उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बोलो, एक तो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, यही तो होगा। बट सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में रखना है, आर की डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड कितना रखना है 1, क्योंकि कैसा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया और डायरेक्शन आर वाली हो गई, तो आर वाली डायरेक्शन ये है, तो यही बन जाएगा 3i माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। समझ गए? तो ये वो वेक्टर निकल गया जो कि इस डायगोनल वाले वेक्टर की डायरेक्शन में पैरेलल है। ठीक है, तो क्या किया एक बार फिर से देख लो। हमने कहा कि हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी 2 एडजेसेंट साइड गिवन है। हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो कि इसके डायगोनल के पैरेलल हो। तो पहले तो हमने इसका डायगोनल वाला वेक्टर निकाला जो कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा। फिर उस वेक्टर, इस डायगोनल वाले वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है, तो पहले इसकी डायरेक्शन भी निकाल ली, ये आ गया। अब डायरेक्शन ये और जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया भी फाइंड करके देना है इस पैरेललोग्राम का। तो एरिया किसके इक्वल होता है, तो आंसर है ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बोलो, आई जे के, और ये कितना आएगा 2 - 4 5 है ना, 1 - 2 - 3। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो आई, दिस इज माइनस 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 प्लस हो जाएगा 12 प्लस 10 माइनस जे, अब इनका कराओ -6 - 5, के का कराओ माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये 0 हो गया। तो बचेगा क्या बोलो, 22i कैप प्लस 11 जे कैप, ये बना। ये अभी तक क्या निकला, ए क्रॉस बी। अभी हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्या आ जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली इस चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इसको 11 × 2 का होल स्क्वायर लिख लें, उसमें से 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन। बेसिकली इसको 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बोलो, 11 का स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा बाहर, अंदर बचा क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना 5, ये आंसर बन जाएगा 11√5। या आप सिंपली सॉल्व करके फिर निकाल सकते हो, एक ही बात है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो ये समझ आ गया ये कैसे करना है। और एरिया हमेशा कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो जाएगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट the direction cosine of a vector equally inclined to axis ox, oy और oz are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3। अब क्वेश्चन में उसने बोला शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं, m cos अल्फा, l इक्वल्स टू cos अल्फा लिखना चाहिए, m इक्वल्स टू क्या cos बीटा, और एल एम होगा ये, है ना, और ये एन लिख लो कॉस गामा, ऐसे लिख लो एल एम एन। उसने ये बोला है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये सब आपस में कैसे हैं, इक्वल, ये गिवन है हमें, इक्वली इंक्लाइंड है। तो और हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर L की जगह मान लो मैंने क्या लिखूंगा, L किसके इक्वल है, कॉस अल्फा के, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। M क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, N क्या है कॉस गामा है, तो यहाँ स्क्वायर चल रहा है। बट ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल, तो कॉस स्क्वायर बीटा को भी कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा को भी कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो कितने हो गए 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में क्या चल रहा है 1, 3 डिवाइड में ले जाओ, तो ये 1/3 बना, तो यहाँ से कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा 1/√3 है। अब ये तो तीनों आपस में इक्वल थे, तो इसका मतलब कॉस बीटा भी कितना रहा होगा 1/√3 और कॉस गामा भी 1/√3। ठीक है, तो ये हमें शो करने थे कि अगर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हो तो वो 1/√3, 1/√3, 1/√3 होंगे। हमने यहाँ पर पहले ही मान लिया कि लेट ये कैसे हैं आपस में इक्वल, और फिर हमने 1/√3, 1/3 ला कर दिखा दिया। ठीक है, कर लोगे। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन में उसने बोला था किसी वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन है अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स वाई और जेड एक्सिस से, तो वो 1/√3 के इक्वल रहे होंगे तीनों। तो वो हमने प्रूफ कर दिया इक्वल मान के, और यहाँ पर कंडीशन में रख दिया। ये आसान है 11th। इसके बाद नेक्स्ट 12th नंबर देखो क्या है क्वेश्चन, ए बी और सी वेक्टर गिवन है। ये मिसलेनियस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ए वेक्टर है हमारे पास कितना आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। फिर हमारे पास बी वेक्टर गिवन है कितना, बी वेक्टर है हमारे पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, और सी वेक्टर है हमारे पास कितना 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, जबकि सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो। एक वेक्टर है ए आई कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j प्लस 7k, सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k, और वेक्टर डी हमें निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी कि जो डी वेक्टर है, डी वेक्टर मान लो हमारे पास रहा होगा d1i कैप, d2j कैप, d3k कैप, ऐसा रहा होगा। अब उसने बोला डी वेक्टर ए के कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो a डॉट डी कितना आएगा, और क्योंकि हमें पता है ना cos 90 0 होता है ना, तो a डॉट डी 0 हो गया। इसी तरह से d वाला b के भी परपेंडिकुलर है, तो b डॉट डी ये कितना रहा होगा बोलो 0 रहा होगा। और तीसरी कंडीशन ये हमें दे ही रखी है क्या, c डॉट डी कितना 50। ठीक, हाँ वही लगाएंगे,
हाँ उसी पर ही आएंगे। अब a डॉट डी, ए वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट करवाओ, कितना आएगा बोलो? ये 1 है, 1 इंटू डी वन कितना आ जाएगा? d1 है ना, और आई कैप 1 बन गया होगा। d2 इंटू ये कराओगे कितना आएगा बोलो? 4d2 और 2 इंटू d3, ये सब किसके इक्वल? 0। इस कंडीशन में रख दिया। अब b डॉट डी, अब b का d से करवाओ डॉट, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा बोलो? d1 माइनस 2d2 आ जाएगा प्लस 7d3, ये सब किसके इक्वल? कोई दिक्कत नहीं। फिर c इंटू डी कराओ, c इंटू डी कराओ, 2 इंटू d1 प्लस माइनस का 1 इंटू d2 यानी माइनस का d2, करेक्ट, और 4 इंटू d3, 4d3 इक्वल टू कितना? 15। अब हमारे सामने बोर्ड पर 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं। दिस इज 1 इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएंगी? d1, d2 और d3 की। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर d है वो हमें मिल जाएगा। अब इनको आपस में सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन बनेगी। फिर 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन बनेगी। फिर यहाँ से जो 2 इक्वेशन आएंगी उनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व जब करोगे तो ध्यान रखेंगे किस बात का, कि हम जिस कॉफिशिएंट को सेम बना रहे हैं उसी कॉफिशिएंट को यहाँ पर भी सेम बनाएं। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम d2 और d3 में चेंज कर रहे हैं, इसको भी d2 d3 में चेंज करोगे फिर, और इसको भी d2 d3 में। ठीक है। मतलब देखो, जैसे यहाँ पर d1 है, इसके साथ कितना है? 3। यहाँ पर d1 के साथ क्या है? 1। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा लो, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा लो किससे? 3 से, और फिर उसमें से माइनस कर दो कौन सी इक्वेशन? सेकंड। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा बोलो? प्लस 6d3 इक्वल्स टू 0। अब इसके नीचे ये लिख लो, 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इक्वल्स टू 0। और अब क्या कराओगे? माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस वॉटेवर, उधर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। ठीक, ये कैंसिल हुआ। अब बचा क्या हमारे पास बोलो? 14d2 माइनस d3 इक्वल्स टू कितना? 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब वही काम इधर भी करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और इसमें भी d1 को ही एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करा दो 2 से, और उसमें से मल्टीप्लाई करा दो 3 को मल्टीप्लाई करा दो किससे? थर्ड इक्वेशन से। तो d1 के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 2 से करा रहे हो ना सबसे, है ना, प्लस 14d3 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी 2 से हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, इक्वल्स टू कितना बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई 15 में कराओ, कितना? 45। ठीक है। ये अब क्या करोगे? माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का d2, ये कितना आएगा? प्लस का 2d3 माइनस का 45। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो? सॉल्व करना है। तो पहले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, तो कितना बनेगा बोलो? 28d2 2d3 इक्वल्स टू 0। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ, अच्छा यहाँ पर 1d2 है ना, माइनस में 1d2। ठीक है, इसको इसके नीचे लिख लो,
प्लस 2d3 इक्वल टू क्या चल रहा है माइनस का 45। ठीक है, अब ये दोनों सेम साइन है ना या डिफरेंट साइन है तो प्लस करा रहे हैं बेसिकली हम। ये कैंसिल कर दो, कितना बचेगा 27d2 और ये माइनस का 45, तो d2 इक्वल टू माइनस का 45 अपॉन 27। अब ये 9 से कैंसिल कर दो, माइनस का 5 अपॉन में कितना 3, ये बन रहा है। अब ये जो d2 की वैल्यू आ रही है, ये d2 की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो। इन इक्वेशन का भी चाहो तो एक नाम रख देना कुछ, फोर्थ और ये फिफ्थ। और यहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन लगाया था, फोर्थ को मल्टीप्लाई कराया था किससे 2 से, और उसे ऐड कर दिया था किसके साथ फिफ्थ के साथ। अब ये जो d2 की वैल्यू है ये इस फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ d2 इन फोर्थ, तो करो 14 इंटू d2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/3, माइनस में क्या चल रहा है d3 इक्वल टू 0। अब d3 उधर ले जाओ, ये कितना बनेगा 70/3, ये d3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें d2 भी पता है और d3 भी पता है। ये d2 और d3 की वैल्यू उठाकर आप इन तीनों इक्वेशन में से कहीं पर भी पुट कर सकते हो, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी d1 की। तो चलो फर्स्ट वाली में ही कर देते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है हमारे पास है क्या, d1 4d2 प्लस 2d3 इक्वल टू 0। तो d1 हमें निकालना है, 4d2 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 5/3 प्लस 2 इंटू d3 हमारे पास कितना आया माइनस का 70/3 इक्वल टू कितना 0। अब d1 इधर ही रहने दो, ये कितना बनेगा 20/3, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का चल रहा है ना। अच्छा, ये वाला जो टर्म है ये भी उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, कितना बनेगा 140/3, तो ये 160/3 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो वेक्टर था d वेक्टर, वो था क्या d1 i कैप, d2 j कैप और d3 k कैप। अब d1 हमारे पास कितना है 160/3, d2 कितना आया माइनस का 5/3 j कैप और d3 माइनस का 70/3। इसको चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो 1/3, क्या बच जाएगा 160 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस 70 k कैप। ठीक है, इस तरह से ये इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। वैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग अगर आप देखो, कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। डी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो 0 के इक्वल होगा डॉट, डी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है 0 के इक्वल होगा, डी वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, सी डॉट डी किसके इक्वल है 15 के, तो ये हमें दे रखा है। अब इन तीनों कंडीशन में जब हम रखते हैं वैल्यूज तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाती हैं। फिर उसके बाद तो सिंपल प्लस माइनस और इक्वेशन को सॉल्व करने की आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, तो आंसर है इस दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर के साथ, इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो वो क्या जानना चाहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, तो आंसर है ये आएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप। ठीक है, ये आएगा, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 6 जे कैप, और माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2 के कैप। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। a प्लस बी को चलो हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए r वेक्टर। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसका। ओके, और ये हमारे पास सपोज करिए कोई वेक्टर है c वेक्टर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, नाउ अब उसने ये बोला है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है,
इस वेक्टर के साथ नहीं, इसके यूनिट वेक्टर के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। तो पहले तो इसका यूनिट वेक्टर और निकाल लो। अब आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो आंसर है कि दिस वेक्टर अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ क्या रहा होगा? तो उसका आंसर है 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। यहाँ से 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, ये सब ऐसे ही ठीक है। इसके साथ नीचे अंडर रूट में क्या चल रहा है? देखो इसको क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 36 और प्लस में क्या 4। थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप अपॉन क्या बन जाएगा बोलिए? लैम्डा स्क्वायर ऐसे ही ठीक है प्लस 4 लैम्डा भी ऐसे ही ठीक है। इन क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो प्लस में कितना बन जाएगा? 44। ये हमारे पास क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, यही बोला है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस इज 1। तो पहले अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वेक्टर का, एक तो इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ? आर वाले यूनिट वेक्टर के साथ, किसके इक्वल है? 1 के। अब सी वेक्टर है कितना हमारा? आई प्लस जे प्लस के, ये है। इसका डॉट किसके साथ? इस क्वांटिटी के साथ 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप अपॉन में कितना? ये सब कुछ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू कितना? 1 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के। अब जब इनका डॉट करवाओगे तो क्या आएगा? तो आंसर है कि इनका डॉट जब आप करवाओगे तो यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा कितना आ जाएगा? 2 प्लस लैम्डा ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 6 आ जाएगा, और 1 इंटू -2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है? तो आंसर अपॉन में ये सारी क्वांटिटी चल रही है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू कितना? 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या? 6 प्लस लैम्डा बचेगा, और ये वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये इसको एज इट इज लिख दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओ। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओगे तो 6 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर ये जो चल रहा है उसे चलने दो अभी ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब ये 4 लैम्डा इस 12 लैम्डा में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 8 लैम्डा, और ये 36 44 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 1 निकल कर आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। कैसे कर दिया सर ये? एक बार फिर से, उसने कहा कि इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ? यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा उसके यूनिट वेक्टर के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के। तो पहले तो हमने इनका सम निकाला, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाला, फिर इस यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट का किसके साथ? सी के साथ, वो किसके इक्वल रख दिया? 1 के। फिर इसको डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, और इसको फिर थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस करना है, सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आसान है बिल्कुल। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं 14th नंबर पर। वो कह रहा है इफ ए बी सी आर, 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर।
ठीक है, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दो बातें बता दी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब ए डॉट बी जीरो रहा होगा, बी डॉट सी जीरो रहा होगा और सी डॉट ए जीरो रहा होगा। ठीक है, एक बात। और इक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों बातें बता दी। शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, क्या शो करना है? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों वेक्टर का जो सम है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा वेक्टर ए बी और सी के साथ। क्या क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से समझो। तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या कंडीशन होती है? तो आंसर है परपेंडिकुलर के केस में, ठीक है, परपेंडिकुलर के केस में उनके जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो जीरो के इक्वल होते हैं। एक बात। दूसरी बात उसने कहा इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये गिवन है हमें, ये वाली क्वांटिटी भी हमें क्या हो गई? गिवन। और उसने कहा कि अब आप ये शो करके दिखाओ कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेक्टर का जो सम है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा किसके साथ? a वेक्टर के साथ भी, b के साथ भी और c के साथ भी। इक्वली इंक्लाइंड होगा मतलब, इक्वली इंक्लाइंड होगा का मतलब हो गया कि इस वेक्टर का a प्लस बी प्लस सी से जो वेक्टर बन रहा है ये वेक्टर a के साथ जो एंगल बनाता होगा वही एंगल b के साथ बनाता होगा, वही एंगल c वेक्टर के साथ बनाता होगा। ये मतलब है इक्वली इंक्लाइंड का। ठीक है, तो पहले चलो मैं a वेक्टर के साथ इसका क्या करता हूं, सबसे पहले तो a वेक्टर के साथ इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, मतलब इसका एंगल निकालता हूं, एंगल की वैल्यू क्या रही होगी। तो a प्लस बी प्लस सी का डॉट पहले किससे करवाओगे? तो आंसर है a वेक्टर से करवाएंगे, करवाइए। तो जब आप a वेक्टर से करवाओगे तो देखो क्या बनेगा। तो आंसर है कि a प्लस बी प्लस सी ये है इसका मैग्नीट्यूड, और क्या आएगा? a का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा? कॉस थीटा, यही बनेगा। a डॉट बी किसके इक्वल होता है? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। तो इसका डॉट a के साथ कराओगे तो इसका मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या? कॉस थीटा। इतनी बात समझ आ गई। अब जब इन दोनों टर्म का डॉट करवाओगे तो a का डॉट a से होगा, तो बताओ क्या आ जाएगा? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a वेक्टर इंटू a वेक्टर क्या देता है हमें? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, साथ में a का जब यहां पर करवाओगे तो क्या आएगा? a डॉट b प्लस a का इसमें करवाओगे तो बताओ क्या आएगा? तो आंसर है c डॉट a या a डॉट c, कुछ भी मान लो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड चल रहा है, a चल रहा है और साथ में क्या चल रहा है? कॉस थीटा चल रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई कराया तीनों से। अब आपने कहा कि a डॉट बी जीरो के इक्वल है, c डॉट a किसके इक्वल है? जीरो के, और a डॉट बी भी जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब देखना ध्यान से, a के मैग्नीट्यूड से एक a का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा? a का मैग्नीट्यूड बचा और अपॉन में क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास? कॉस थीटा। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू देखोगे तो वो क्या आएगी? तो आंसर है कॉस इनवर्स, क्या बनेगी? कॉस इनवर्स a का मैग्नीट्यूड अपॉन में a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। करेक्ट, ये हमारे पास एक एंगल बन गया, हमने एंगल निकाल लिया किस किस के बीच का? सम का किसके साथ? a के साथ। अब हमें ये आगे भी ये b के साथ भी करके दिखाना पड़ेगा और c के साथ भी करके दिखाना पड़ेगा, और हमें शो करना पड़ेगा कि हर बार एंगल का आंसर यही आएगा। तो अभी तो एक काम हुआ, पहले a के साथ हो गया, अब यही काम हम b के साथ करेंगे। ठीक है, करिए। तो देखिए, b के साथ कराओगे तो a प्लस बी प्लस सी डॉट किसके साथ करवाने वाले हैं? तो आंसर है अब हम करवाएंगे b के साथ। a के साथ तो हम देख चुके, अब हम b के साथ करवाएंगे।
बी के साथ करवाओगे तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड रहा होगा, फिर बी का मैग्नीट्यूड रहा होगा और साथ में क्या चल रहा होगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला लगा दिया ए बी, ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि बी का मल्टीप्लाई जब यहाँ कराओगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी, बी का मल्टीप्लाई बी वेक्टर से ही कराओगे तो क्या आएगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, बी डॉट सी या सी डॉट बी लिखो, वो एक ही बातें हैं। ठीक है, और इधर ये सब चल ही रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और साथ में बी का मैग्नीट्यूड और क्या, कॉस थीटा। ठीक, अब देखो ए डॉट बी 0 है, ये हमने पहले ही कह दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर दे रखा है हमें ए डॉट बी 0 है। सिमिलरली बी डॉट सी 0 है, तो अब बचा क्या यहाँ पर, तो बचा है यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये किसके इक्वल, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब b के मैग्नीट्यूड से b का मैग्नीट्यूड कैंसिल, तो क्या बचा, b का मैग्नीट्यूड अपॉन में क्या, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और इक्वल टू में क्या चल रहा है, कॉस थीटा। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी कि जो a का मैग्नीट्यूड है, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड ये सब आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, a का मैग्नीट्यूड और अपॉन में क्या चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, a के मैग्नीट्यूड को, तो b की जगह ये लिख सकता हूँ। और इधर क्या चल रहा था, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा की वैल्यू क्या, अगेन वही आंसर बना, कॉस इनवर्स ए मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर भी देखो आपका आंसर यही बना था, करेक्ट, और यहाँ पर भी आंसर यही बना। तो जो सम है तीनों वेक्टर का, उसका डॉट ए के साथ करवाएं या बी के साथ करवाएं, जहां वहां से जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो दोनों के साथ इक्वल आ रही है। इस बात का मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड है, ए के साथ भी और बी के साथ भी। अब यही सेम काम सिमिलरली आप किसके साथ कर सकते हो, तो आंसर है सिमिलरली वी कैन से कि जो सी वाला पार्ट है उसमें भी इसी तरह से चलेगा। अब आपको कैलकुलेशन तो समझ आई गई होंगी, क्या कैलकुलेशन रही होंगी, a प्लस बी प्लस सी का अब किसके साथ देखेंगे एंगल, c के साथ, तो वहां से क्या आ रहा होगा, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या, cos थीटा। जब c का मल्टीप्लाई कराओगे तो a डॉट सी आएगा, b डॉट सी आएगा और c का c से करवाओगे तो c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, करेक्ट। और इधर a प्लस बी प्लस सी और साथ में c का मैग्नीट्यूड और cos थीटा ऐसे चल रहा होगा। अब आपको पता है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक c कट जाएगा, तो बचेगा क्या, c का मैग्नीट्यूड और अपॉन में ये क्वांटिटी आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और इक्वल टू में क्या चल रहा है, cos थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगी, तो आंसर है cos इनवर्स c का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, तो आंसर है c का मैग्नीट्यूड भी a के इक्वल है, तो यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है और अपॉन में क्या चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। तो अगर आप देखो तो c के साथ जो एंगल है वो भी सेम ही आया, जो ऊपर एंगल आया था वो यहाँ पर आया, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल थ्री वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड है a के साथ भी, b के साथ भी और c के साथ भी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि a प्लस बी वेक्टर, अगर मैं वेक्टर लगाना भूल भी जाऊं तो आप मान के चलना कि वेक्टर लगाया है, डॉट a प्लस बी, अगर ये इक्वल है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ ए बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, गिवन दैट a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0। वो ये कह रहा है कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर। तो लेट अस से कि हमने माना, पहले स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेते हैं कि a एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ठीक है।
ये हमने मान लिया। ओके, नाउ अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी किसके इक्वल रहा होगा? तो आंसर है 0 के इक्वल रहा होगा। क्लियर हो गई बात? अब आप यहां पर आ जाइए इस कंडीशन पर। ए प्लस बी का डॉट अगर हम किससे करवाएं? ए प्लस बी से, तो क्या आता होगा? तो आंसर है ए का पहले यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो ए का ए से करवाओगे तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर ए का बी से करवाओगे तो क्या आएगा? ए डॉट बी, प्लस फिर बी का ए से करवाओगे तो क्या आएगा? बी डॉट ए, प्लस फिर बी का बी से करवाओगे तो क्या आएगा? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। करेक्ट? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, बट ए डॉट बी क्या रहा होगा? 0, क्योंकि हमने क्या मानकर चले हैं कि ए और बी क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी, अच्छा बी डॉट ए को भी हम लोग ए डॉट बी लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में। करेक्ट? तो अब ये दोनों ही क्वांटिटी हमारी किसके इक्वल हो जाएंगी? बोलिए, 0 के इक्वल। किसके इक्वल? 0 के। तो यहां पर बचेगा क्या? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ए और बी अगर परपेंडिकुलर हुए तो ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी से कराने पर वो किसके इक्वल रहा होगा? ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। आसान है ये क्वेश्चन। तो हमें जो चीज प्रूफ करनी है उसको आप लेकर चलो और फिर इस कंडीशन को शो कर दो। करेक्ट? तो ये आसान क्वेश्चन हो गया 15th नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वो कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर है बी वेक्टर, दिस, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। ओके, तो वो पूछ रहा है कि देन ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब, किस कंडीशन में होगा? तो देखिए, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो हमें पता है कि ए डॉट बी अगर हम निकालें तो वो इक्वल होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा के। करेक्ट? अब हमें क्या कंडीशन दिखानी है कि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो ए डॉट बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ए डॉट बी हमारा किसके इक्वल होता है? इस क्वांटिटी के इक्वल। तो यहां पर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या? कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से समझो, हमें पता है कि ए डॉट बी इसके इक्वल होता है। अब उसने कहा ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो हमने कहा ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये। करेक्ट? ए डॉट बी इसी के तो इक्वल होता है, तो ए डॉट बी की जगह हमने ये लिख दिया। अब ए का मैग्नीट्यूड कहाँ चला गया? 0 में। बी का मैग्नीट्यूड कहाँ चला गया? 0 में। तो बचा क्या? तो यहाँ पर आया कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, समझ आ गई बात? अब कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं? तो आंसर है कि कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। पढ़ी है आपने? तो उस केस में हम ये कह रहे हैं कि जो थीटा होगा हमारा वो जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा किससे? 90 डिग्री से, बट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से। 0 से 90 डिग्री के बीच में ही कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव होती है। समझ आ रही बात आपको? तो इसलिए हमने कहा कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थीटा के लिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आंसर है बी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस जब होगा एंगल की वैल्यू, तब उस केस में ही कॉस थीटा क्या रहा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। क्या है? लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर इफ। देखो, एक वेक्टर है ए प्लस बी, ठीक है, ये वो पूछ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा
जबकि ए और बी दोनों ही कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है। अगर ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, ये वो आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या हो गया, तो आंसर ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होने का मतलब ये हो गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो, तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल रहा होगा, तो आंसर है इसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल रहा होगा। ठीक है, ये और इक्वल में क्या चल रहा है 1। अगर इन क्वांटिटी का, अगर दोनों सेम क्वांटिटी का क्या कराया जा रहा हो डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या बन जाता है उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मतलब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो a का a से कराओगे तो क्या आएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर a का b से कराओगे तो a डॉट b आएगा। ठीक है, प्लस b का a से कराओगे तो b डॉट a आएगा, प्लस b का डॉट b से करवाओगे तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब a का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है और b का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है, तो यहाँ 1 लिख लो और यहाँ पर 1 लिख लो। और ये a डॉट बी और b डॉट a दोनों इक्वल ही हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2a डॉट b। ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड 1 लिख दिया हमने। इनका स्क्वायर कराओगे तब भी 1 ही आएगा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक 1 से एक 1 कैंसिल, ये हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है वो ऐसे ही ठीक है। अब a डॉट बी हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, किसके इक्वल होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या cos थीटा, और इक्वल्स टू में ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 1। अब स्टेप समझ लेना ध्यान से, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को 1 लिख दिया, एक 1 से एक 1 कैंसिल कर दिया, 2 बचा, और जो a डॉट b है उसको a b cos थीटा लिख सकते हैं, और ये जो प्लस का 1 चल रहा था वो उधर गया होगा तो माइनस का 1 हो गया होगा। ठीक है, अब फिर से a का मैग्नीट्यूड अगेन 1, b का मैग्नीट्यूड 1 और इनटू में क्या चल रहा है cos थीटा और इधर -1। ये कितना हो गया 2 और वो 2 डिवाइड में ले गए, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होगी, तो आंसर है cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा यानी कि -1/2। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल किस फॉर्म में होता है, तो आंसर है देखो ये कितना चला मैं पाई, और पाई माइनस समथिंग करूंगा तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा। यहां से यहां तक पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, तो यानी पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो पाई माइनस थीटा कॉस में 1/2 कब होता है, तो कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 2π/3। ठीक है, तो इसका मतलब 2π/3 पर जो कॉस है वो कितना होता होगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉस थीटा ऐसे ही ठीक है, और -1/2 कब रहा होगा, तो आंसर है जब कॉस 2π/3 रहा होगा। अब कंपेयर कराओ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π/3, ये इसका आंसर बन जाएगा, है ना आसान। ठीक है, क्लियर है बात। तो एक बार फिर से क्या करना है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि अगर a एक यूनिट वेक्टर है, b एक यूनिट वेक्टर है, तो बताओ a प्लस b यूनिट वेक्टर कब होगा। तो हमने माना कि चलो a प्लस b एक यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल रहा होगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कराइए अपनी तरफ से, फिर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब a प्लस बी डॉट a प्लस बी, करेक्ट। क्योंकि आपको ये रूल पता होना चाहिए ना कि a डॉट a किसके इक्वल होता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वही रूल हमने यहाँ पर लगाया कि यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है यानी कि a डॉट रहा होगा इन दोनों का। फिर इसके बाद थोड़ा सा जब सॉल्व करते जाओगे तो सॉल्व करने पर आपके पास एंगल की वैल्यू कितनी मिलेगी 2π/3, यानी कि जब एंगल 2π/3 होगा तो a प्लस बी भी कैसा वेक्टर रहा होगा, यूनिट वेक्टर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
क्या वैल्यू है, आई कैप का डॉट जे क्रॉस के से, ठीक है, प्लस जे का क्रॉस किससे, आई क्रॉस के से, प्लस के का डॉट किससे, आई क्रॉस जे से, ठीक है, आई क्रॉस जे से किसके इक्वल आता होगा, ये उसने पूछा है। तो कुछ बेसिक रूल हैं जो हम पिछली क्लासों में पढ़कर आ चुके हैं। क्या कि आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ये जब भी आते हैं तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, करेक्ट, और जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, बोलो, आई के इक्वल होता है, और के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है। तो ये जो हमने क्रॉस के जो रूल पढ़े हुए थे वो रूल यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो देखो आई ऐसे ही ठीक है, डॉट जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के, तो वो यहाँ पर लिख दिया इसकी जगह पर, प्लस जे ऐसे ही ठीक है। अब आई क्रॉस के नहीं पढ़ा है हमने, हमने क्या पढ़ा है, के क्रॉस आई। तो अगर इसको उल्टा करोगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब अगर के क्रॉस आई अगर जे होता है तो अगर आई क्रॉस के देखोगे तो आप क्या आएगा, माइनस का जे आएगा। तो इसलिए इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, माइनस का जे, ठीक है, माइनस का जे लिख देंगे। और ये ध्यान रखना वो जो माइनस है मैं अंदर ना लिखकर यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाहर लिख दिया माइनस, प्लस के कैप आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है ये। अब आई डॉट आई क्या होता है, 1, माइनस जे डॉट जे क्या होता है, 1, प्लस के डॉट के क्या होता है, 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर कितना बचेगा, 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो ये ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, ठीक है। और इससे पीछे वाले इस क्वेश्चन का आंसर 2π/3 आ रहा था, उसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद ये वाले बस रूल पता हो तो इस क्वेश्चन में बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, देन इफ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू क्या रही होगी। वो पूछ रहा है कि ए जो थीटा है वो एंगल है किस किस के बीच का, इन दोनों वेक्टर के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो वो कह रहा है कि बताओ ये दोनों टर्म आपस में कब इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा के। इस पर क्या चल रहा है अभी, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, तो आंसर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, है ना, और एन कैप, ये इसका भी मैग्नीट्यूड चल रहा है अभी, चलने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड से बाहर निकाल रहा हूँ। और इसी तरह से ए के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड करोगे तो वो ए ही रहेगा, ए का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, बी के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड करोगे तब भी वो बी ही रहेगा, और साथ में क्या चल रहा है, साइन थीटा, और एन कैप यहाँ पर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से कॉस थीटा डिवाइड में ले जाओ तो साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, बोलो, कॉस थीटा, इधर क्या बचा, 1। अब इधर क्या आ गया हमारे पास, टेन थीटा, और 1 कब होता है, 1 को हम लोग 10 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो आंसर 45 डिग्री यानी π/4 पर होता है। तो यहाँ से कंपेयर कराओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, π/4। तो अगर π/4 हमारे पास अगर एंगल हुआ ए और बी के बीच का, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब होंगे इक्वल, जब थीटा की वैल्यू उन दोनों एंगल वेक्टर के बीच में कितनी होगी, π/4, ठीक है। तो ये भी ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है और इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो जो कि वेक्टर अलजेब्रा पर बेस्ड है।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।